Hello and good morning, all of you. I hope all of you are doing well, and I welcome you all to the Free Ethics Foundation course by Alpha S Academy. And we are at the part 4 of lecture 7, and we shall be today be discussing about the moral philosophers of the world, and beginning with the three greats, of course, Socrates, Plato, and Aristotle. So let's begin. First one is Socrates. तो जिनको सुकरात भी कहा गया, तो सॉक्रेट्स ने क्या बोला? ऑफ कोर्स ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ वेस्टर्न मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी. एंड उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या, उनका क्वेश्चन ये था कि भाई गुड लाइफ क्या है, अच्छी लाइफ क्या है. यही उनका मेथड ऑफ, इसी को सॉक्रेटेरियन मेथड ऑफ इंक्वायरी बोला, और उनका जो थॉट ऑफ इंक्वायरी था वो इसी लाइन पे था, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द गुड लाइफ. ठीक है, सॉरी फॉर द पेन, वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, है ना. उन्होंने कहा कि नेचर ऑफ गुड लाइफ क्या है, और बेसिकली हमने 5 हेड्स में थॉट्स ऑफ सॉक्रेट को डिवाइड कर दिया है. तो फर्स्ट वॉज राइटियसनेस. उन्होंने कहा कि यार आप मटेरियल इंटरेस्ट के पीछे मत भागो, आप अच्छाई के पीछे भागो, आप एक सच्चा इंसान बनो. सेकेंड, उन्होंने बोला बेटर टू सफ़र एन इनजस्टिस दैन टू कमिट वन. ठीक है, आप जो है, अगर आप इनजस्टिस हो रहा है आपके साथ तो आप सह लो, आप ऐसा कुछ नहीं कि उसके रिवेंज में आपको इनजस्टिस कर दो. दैट इज़ मोर बैड, बिकॉज उन्होंने कहा कि इट इज़ बेटर टू सीक पनिशमेंट देन इवेड इट, बिकॉज पनिशमेंट विल क्लींस और प्योरीफाई द स्पिरिट. देन सॉक्रेटिक डिबेट एंड बेसिक रीजनिंग. तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है आप हर चीज़ को रीज़न करें, क्योंकि और डिबेट करें, क्योंकि जब आप के अंदर एबिलिटी होती है टू डिबेट अ सब्जेक्ट, उसके लिए आपको थॉट एंड रीजनिंग दोनों चाहिए होती है. आपका थॉट प्रोसेस चलता है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको रीजनिंग करना पड़ेगा, और वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी. देन फोर्थ वन इज़ अबाउट द सॉक्रेटिक एथिक्स. ठीक है, नाउ सॉक्रेट्स ने बोला कि भाई मॉरलिटी हैज़ अ डेफिनेट एम. ये एथिक्स जो है उसका एक डेफिनेट एम है. He expected philosophy to prompt a change in the state of mind and critical activities of the individuals which would have a wider impact on the world. उन्होंने कहा आप जो है फिलॉसफी को इस प्रकार से बनाओ कि वो जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड है, या जो एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ किस पे असर डालती हैं देश दुनिया पे, हमारी सोसाइटी पे, आप जो है उसे चेंज करने के लिए प्रोत्साहित करें लोगों को. आप अपनी फिलोसफिकल थॉट ऐसा बनाएं कि लोग जो है इनका स्टेट ऑफ माइंड, या जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं जो सोसाइटी पे वाइडर इफेक्ट डाल रही हैं, वो चेंज कर पाएँ. एंड दी लास्ट वन वाज वर्च्यू. अब देखिए वर्च्यू जो है सॉक्रेट्स एंड प्लेटो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब देखो सॉक्रेट्स ने तो क्या किया, सॉक्रेट्स ने तो नॉलेज इज़ वर्च्यू कह दिया. उन्होंने तो नॉलेज और वर्च्यू को इक्वेट कर दिया. वैसे वर्च्यू होता क्या है? वर्च्यू होता है कि हाईएस्ट ऐसा बिहेवियर जो हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स दिखाए, बिहेवियर विच शोज हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स. ये मैंने गूगल से उठाई डेफिनेशन. ठीक है, मैंने खुद नहीं बनाई, सॉरी. ठीक है, तो नॉलेज को उन्होंने किससे इक्वेट कर दिया? वर्च्यू से. वर्च्यू क्या होता है? बिहेवियर विच इज शोज हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स. ठीक है, देन उन्होंने कहा कि नॉलेज इक्वेट, उन्होंने नॉलेज को इक्वेट वर्च्यू से इक्वेट कर दिया. उन्होंने कहा जब आप नॉलेज हो जाएगी ना आपको, तो आपका कंडक्ट ऑटोमेटिकली एथिकल हो जाएगा. दैट मीन्स व्हेन यू हैव नॉलेज यू विल बी वर्चुअस, when you are virtuous that will automatically lead to a ethical conduct, because if you are in an enlightened state, और आपको अगर हर चीज़ की नॉलेज है तो आप किसी को दुख कभी नहीं पहुंचाओगे. आपको पता होगी कि एक पर्सन की लाइफ की वैल्यू क्या है, वो क्या समझता है, और आप कोशिश करोगे कि आप नेगेटिविटी ना फैलाओ, आप उसको परेशान ना करो, किसी को दुख ना दो. ठीक है, और उससे क्या होगा, जब आप ऐसा करोगे तो आपका कंडक्ट क्या हो जाएगा? एथिकल हो जाएगा कि नहीं भाई ये बंदा तो या बंदी तो बहुत अच्छा या अच्छी है. नाउ सॉक्रेट्स के बाद आए प्लूटो जी. देखो प्लूटो जी ने जो है, प्लूटो जी ने, उनका भी एम्फेसिस तो वर्च्यू पे था. ठीक है, और
उन्होंने भी यही कहा कि यार गुडनेस, आप अच्छे बनो यार, ठीक है, अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है। आप ये कार वार मर्सिडीज़ बाद में ले लेना, आप जो है अच्छे बनो, क्योंकि अच्छा बनना हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन नेचर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उन्होंने 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स दे दिए, उन्होंने 4 वर्च्यूज़ दे दिए। सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने कहा विजडम, या जिसको प्रूडेंस भी बोल देते हैं, वेलर जिसको हम करेज भी बोल देते हैं, टेम्परेंस एंड जस्टिस। अब जस्टिस ये वो नहीं है जो आप लोग डेली पढ़ते हैं, ये जस्टिस अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये अलग वाला जस्टिस है, ठीक है। नाउ ये 4 वर्च्यूज़ प्लेटो भैया ने बोला कि यार देखो ये 4 वर्च्यूज़ जो हैं आप फॉलो कर लो। और एक काम उन्होंने लगे हाथ और कर दिया, उन्होंने सोल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा सोल रैशनल होगी, स्पिरिटेड होगी, या एपिटाइटिव होगी। एपिटाइटिव मतलब उसके अंदर भाई भूख है, ज्ञान के लिए भूख है उसके अंदर, ठीक है। तो उन्होंने सोल को किस में डिवाइड कर दिया? 3 में, देखो, ठीक है। और उन्होंने वर्च्यू 4 वर्च्यू दे दिए सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज विजडम, वेलर, टेम्परेंस एंड जस्टिस। अब वो वर्च्यू पढ़ लेते हैं। सबसे पहले विजडम पढ़ लेते हैं कि विजडम इज द वर्च्यू ऑफ रीजन। इट कंसिस्ट इन नोइंग एंड मास्टरिंग दी नॉन रैशनल एलिमेंट्स। जो आपको जो नॉन रैशनल मतलब कि जो जिसकी वो रैशनैलिटी है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप भाई सही ज्ञान, तो प्लेटो जी का यही था कि आपको सही ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको इस चीज़ का भी ज्ञान बहुत ज़रूरी है कि नॉन रैशनल चीज़ें क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको और उसको मास्टर करना है कि आप जो है नॉन रैशनल चीज़ें ना करें, ठीक है। जैसे आपके अंदर स्पिरिटेड एलिमेंट्स या आपके अंदर पैशन, एकदम हम एक्साइटेड, कभी बार हम अपने रिजल्ट देखा, हम एक्साइटेड हो गए, हम पागल हो गया, मैं रोड पे दौड़ रहा हूँ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ गया मैं अपना रिजल्ट देख के, तो वो क्या है? वो हमारा स्पिरिटेड एलिमेंट है एक, तो वो क्या है? नॉन रैशनल एक हमारा एक्ट है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने अंदर ऐसी विजडम लाएं, अपने अंदर ऐसा विजडम को पैदा करें कि भाई आप इन सब चीज़ों को जो है आपको इनकी नॉलेज हो, एक जो नॉन रैशनल एलिमेंट है, और आप उन्हें मास्टर करो। और उसके लिए आपको नॉलेज लगेगी, इंसाइट लगेगी एंड फॉरसाइट लगेगी, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा, दूर भी सोचना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, करेज विल बिकम अ रैश इम्पल्स। अगर हम जो हैं इसमें से विजडम हटा दें, करेज में से अगर हम विजडम हटा दें ना, तो करेज एक रैश इम्पल्स रह जाएगा। रैश इम्पल्स मतलब बस आपने तुरंत एक्ट कर लिया, उसमें कुछ दिमागी या कॉग्निटिव एस्पेक्ट नहीं रह जाएगा, उससे कॉग्निटिव एस्पेक्ट हट जाएगा, या जो दिमागी प्रकरण है या दिमागी जो उसमें एंगल है वो हट जाएगा, ठीक है। एंड क्वाइट एंडोरेंस विल डीजनरेट इनटू स्टोनी इंडिफरेंस, है ना। आप चुप रह रहे हो वो एक अलग बात है, और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है वो एक अलग बात है। तो ये अलग बात कौन डिसाइड करेगा? ये आपकी विजडम डिसाइड करेगी। तो ये जब आप स्टोनी इंडिफरेंस में विजडम मिला देंगे तो आप क्वाइट इंडोरेंस हो जाएंगे, मतलब आप शांत रहेंगे। आपको कोई गालियाँ दे रहा है, आप शांत हैं, एक आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन आपको कंट्रोल करना है, अपने इमोशन कंट्रोल करने हैं। तो प्लेटो ने वही बोला, आपको कंट्रोल करना है। नाउ करेज इज़ द वर्च्यू ऑफ स्पिरिटेड एलिमेंट्स, है ना। ये मैं वैसे पढ़ भी चुके हैं। आपको करेज रखना है, और करेज विद विजडम रखना है, ठीक है। लेकिन उसको आपको रैशनल रखना है, और वो आपको इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, आपको इंटेलिजेंस होनी चाहिए करेज में। मतलब ऐसा नहीं कि रोड पे निकले 4 थप्पड़ किसी को मार दिए, 4 थप्पड़ किसी को मार दिए, वो नहीं है। आपको जो है करेज मतलब जो नॉलेज आपने जो सीखा है या पढ़ा है उसको आप बनाए रखें। कोई भी सिचुएशन आए, आप कितना भी स्ट्रगल आए, आपने वो जो करेज है वो बना के रखा है। वो कैसे? क्योंकि जो आपकी नॉलेज है या जो आपने सही चीज़ सीखी है वो आपकी बना हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलर प्रिजर्व्स द रैशनल इंटेलिजेंस विच इज ऑफन बिसेट विद एंजाइटीज इन इट स्ट्रगल अगेंस्ट पेन एंड प्लेजर, डिज़ायर एंड फियर, ठीक है। तो आप बना के रखें। 2 हो गए। अब तीसरे पे आ जाते हैं, टेम्परेंस। टेम्परेंस क्या हो? हम मतलब सेल्फ कंट्रोल। उन्होंने कहा कि आपकी जो बॉडी सेटिस्फेक्शन है, ठीक है भाई, बॉडीली डिज़ायर्स होती हैं, उसे सेटिस्फाई भी करना है, लेकिन आपको लिमिट में करना है। ऐसा नहीं कि लेने बैठे मैकडॉवल पूरी बोतल ही निपटा दिया आपने, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मजाक की बात है, वैसे तो आपको लेनी ही नहीं है, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ लिमिट में लेनी है ना। इसीलिए जो गाड़ी चलाने की भी लिमिट है उसमें बनाई कि ठीक है यार 2 पैक मार लो, ठीक है, चलो, उतना चलता है। ऐसा नहीं कि तुमने पूरी बोतलें निपटा रखी। तो प्लेटो ने भी बोला जो आपकी बॉडीली सेटिस्फेक्शन है उसे आप जो है लिमिट में रखें, क्योंकि
ये एपेटाइट तो आपकी अनएंडिंग है, ये तो कभी ख़त्म होगी ही नहीं, ठीक है। उन्होंने भी यही कहा कि देखो यार, पैशन रखना गलत बात नहीं है, उसे सेटिस्फाई करो, बट एक तो वो नॉन मॉरल नहीं होना चाहिए, वो मॉरल होना चाहिए और वो रैशनल होना चाहिए, ठीक है। आपका जो पैशनेट है, आपको पैशनेट ये नहीं होना चाहिए मैं जाके बस मैं जाके कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लूँ और वहाँ पे जाके लोगों को मारूँ, ये आपको पैशन नहीं होना चाहिए। क्या है ये इरैशनल है और ये नॉन मॉरल भी है। तो जो आपको पैशन से, प्लेटो ने बोला कि ठीक है आप उसको सेटिस्फाई करो, लेकिन वो पैशन पहले तो आपको मॉरल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, उसको आप रेगुलेट करो, रीजंस के अंदर रखो। तो उनका जो टेम्परेचर सेल्फ कंट्रोल था, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप बिल्कुल ही मत करो, उन्होंने कहा कि आप सेल्फ रिस्ट्रेंट और मॉडरेशन लाओ, कि मतलब आप ले रहे हो 2 पैक लो, महीने में 1 बार लो या 15 दिन में 1 बार लो, ऐसा नहीं कि आप डेली की बोतल निपटा रहे हो, ठीक है। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड मॉडरेशन। आप मॉडरेशन में रखो, सेल्फ रिस्ट्रेंट रखो, कंप्लीट एब्सटिनेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको कोई सेंट नहीं बनना है, आप आम इंसान हैं, लेकिन आम इंसान को सेल्फ रिस्ट्रेंट, आम इंसान को भी तो आपको अच्छा इंसान बनना है उसमें, तो उसके लिए आपको सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड मॉडरेशन की बहुत ज़रूरत है। देन जस्टिस इज़ द वर्च्यू ऑफ होल सेल्फ और कंप्लीट पर्सन। जस्टिस रेफर्स टू द हार्मोनियस फंक्शन ऑफ द रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ द सोल, द एपिटाइटिव, द स्पिरिट, द रैशनल। मैंने आपको बताया था ना कि सोल को तीनों में डिवाइड कर दिया था। सोल को प्लेटो ने किस में डिवाइड कर दिया? 3 फंक्शन में डिवाइड कर दिया था, एपिटाइटिव, स्पिरिटेड एंड रैशनल। जस्टिस वही था कि जब ये तीनों हार्मोनियसली वर्क करेंगे आपस में, इनका प्रॉपर इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो आपके अंदर जस्टिस हो जाएगा। देखो जस्टिस जो है ना, वो वाला नहीं कि लीगल वाला जस्टिस नहीं है, ये जस्टिस है आपका इनर सेल्फ वाला, जो आपकी अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ है। तो जब आपकी कोई सोल जो है, जो कि प्लेटो ने 3 उसमें डिवाइड किया, एपिटाइटिव, स्पिरिटेड एंड रैशनल, जब इनमें हार्मोनियस फंक्शन करेंगे, आपस में ये हार्मनी में रहेंगे, प्रॉपर इंटीग्रेशन हो जाएगा इनका, तब जो है आपको माना जाएगा कि आपके जो है जस्टिस है, आप कंप्लीट आदमी है। इसीलिए जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी आर्किटेक्चरल मॉडल भी बोला जाता है, क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल्फ को डिफाइन करता है। तो जस्टिस इन प्लेटो सेंस मेक एन इंडिविजुअल कंसंट्रेट ऑन हिज ड्यूटीज, आप अपनी ड्यूटी पे कंसंट्रेट करें, एंड इट कैन बी थॉट एज अ सेंस ऑफ ड्यूटी। आप अपने मतलब सेंस ऑफ ड्यूटी आपके अंदर प्रमोट करेगा जो जस्टिस है प्लेटो का, ठीक है। थ्योरी ऑफ जस्टिस दी फिर प्लेटो ने, तो मैंने आपको बता दिया कि जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है प्लेटो की, वो कोई ऐसा नहीं है कि जो लॉज हैं वो बने हुए हैं, वो अलग बात है। आपका जो है वो इनर नेचर क्या है, ह्यूमन स्पिरिट का, वो बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो हमेशा बैलेंस में रहनी चाहिए, उनका जो है सही समांतरण होना चाहिए, सही सामंजस्य होना चाहिए, तभी जो है आप ठीक तरीके से काम कर पाएंगे। इसीलिए ही जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है प्लेटो के, उसको आर्किटेक्टोनिक थ्योरी बोला गया, क्योंकि उन्होंने कैसे उसको डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए भाई प्लम्बर चाहिए आपको, हर चीज़, हर बिल्डिंग का हर पार्ट हर व्यक्ति अलग अलग बनाएगा, ठीक है, और लेकिन ये बिल्डिंग तो एक ही बनेगी लास्ट में, और बिल्डिंग हार्मनी में बनेगी तभी वो अच्छी बिल्डिंग लगेगी। तो उन्होंने वही कहा कि भैया अलग अलग पार्ट्स जो हैं हमारी सोल के, वो अलग अलग वर्क करते हैं, लेकिन उनको हार्मनी से वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे 3 कार्डिनल वर्च्यूज़ हैं, पहले 3, टेम्परेंस, करेज एंड विजडम, उसको उन्होंने कल्टीवेट कौन करेगा? ट्रेडर, सोल्जर एंड फिलोसफर क्लास। एंड रिस्पेक्टिवली जस्टिस, द फोर्थ वर्च्यू वुड एक्ट एज द आर्किटेक्टर स्टैब्लिशिंग अ परफेक्ट स्टेट। अब मैं समझ गया कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, क्योंकि समझना आसान नहीं है। पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि ये आया कहाँ से सोल्जर। तो प्लेटो थिंक्स दैट जस्ट लाइक द परफेक्ट इंडिविजुअल इज द वन हु हैज़ द आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ डिज़ायर, इमोशन एंड नॉलेज। तो प्लेटो ने एक परफेक्ट इंडिविजुअल की डेफिनेशन दे दी। तो आपको उन्होंने कहा कि जिसमें आइडियल कॉम्बिनेशन है डिज़ायर का, इमोशन का और नॉलेज का, क्योंकि ये आपको कंट्रोल कराएगा, क्योंकि नॉलेज ही आपके डिज़ायर और इमोशन कंट्रोल कराएगी। इसमें से अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग होगा तो आप जो है परफेक्ट इंडिविजुअल नहीं हो सकते, और इन तीनों का भी सही मात्रा में मिश्रण चाहिए आपके अंदर, तब आप परफेक्ट इंडिविजुअल बनोगे। ऐसे ही उन्होंने इंडिविजुअल को स्टेट से, तो जस्ट स्टेट इज द वन दैट हैज़ इंडिविजुअल एज इज सिटीजन्स फॉर ट्रेड, टू बी सोल्जर्स एंड टू रूल। तो ऐसा परफेक्ट स्टेट कौन सा होगा? जिसके सिटीजन को वो ट्रेड भी कर सके, वो उसके सोल्जर भी बन सके और उन पर रूल भी कर सके, क्योंकि
वो उनको कैसे होने देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारा स्टेट जो है जस्ट है, ठीक है। ऐसे ही आर्किटेक्चरली थ्योरी मैंने आपको बता दी, समझा दी कि भाई जैसे अलग अलग पार्ट्स लगते हैं किसी बिल्डिंग को बनाने में, वैसे ही ये जो वर्च्यूज़ हैं ये आपस में वर्क करते हैं हमें अच्छा व्यक्ति बनाने में, और इनका सही मिश्रण सही मात्रा में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ड्यू टू दिस इन्फ्लुएंस, इसीलिए इसको बिटवीन आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, है ना। इसीलिए जैसे उन्होंने यहाँ आर्किटेक्चर को उन्होंने बिल्डिंग एग्जांपल देते हुए बताया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसको जाना गया आर्किटेक्चरल थ्योरी, आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस के नाम से। अगर कोई डाउट हो तो एग्जांपल में पढ़ा देना, किसी दिन आपको अच्छे से ये थ्योरी पढ़ा देंगे, ठीक है। एरिस्टोटल पे चलते हैं। एरिस्टोटल भैया भी ठीक थे, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कैरेक्टर पे ध्यान दिया। देखो बात सब अच्छी कर रहे हैं भाई। प्लेटो ने पहले सोक्रेट्स ने क्या बोला कि भाई आप वर्च्यू रखें, उन्होंने इंक्वायरी करी कि गुड लाइफ क्या है, ठीक है, गुडनेस रखें। प्लेटो ने भी वही बोला कि गुडनेस रखें। एरिस्टोटल ने बोला कि ठीक है आप गुड करेक्टर रखें, वो आपका गुड एक्शन बन जाएगा और उसके वो खुद ही आप एथिकल आदमी बन जाएंगे। और तो ह्यूमन तो उन्होंने बोल ही दिया। उन्होंने कहा कि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, एक पॉलिटिकल एनिमल है, एक एथिकल एनिमल है, क्योंकि हमें एथिकल भी रहना है, हमें सोसाइटी भी चाहिए, हमें पॉलिटिक्स भी चाहिए। तो उन्होंने ही इसको डिफाइन किया, ठीक है। उन्होंने कहा ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, एथिकल एनिमल एंड अ पॉलिटिकल एनिमल। नाउ एरिस्टोटल डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन एक्शन वेयर वी कैन find a place for agency. His views on habits are linked to his theory of virtue and skill. तो उन्होंने कहा कि जो आपके हैबिट्स हैं वो आपके वर्च्यूज़ को डिज़ाइन करेंगी, और वही आपको, आप कैसे इंसान हैं वही आपको डिफाइन करेंगे। उन्होंने कहा कि ह्यूमंस हैव 5 सेंसेस, और उसमें से और ह्यूमन के पास कैपेबिलिटी है कि वो क्रिटिकली थिंक एंड रीज़न कर सकें, बट दे ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू ग्रो अ 6th सेंस कॉल्ड विजडम, ठीक है। अब एरिस्टोटल का विजडम पे बहुत ज़्यादा जोर था, ठीक है, सबका ही था। पहले भी हमने देखा वो प्लेटो भैया का भी कितना ज़ोर था। उन्होंने जब बोला कि विजडम अगर आप हटा दोगे करेज में से तो एक इम्पल्स रह जाएगी, ऐसे ही उनका एरिस्टोटल का भी बहुत वो था। बट एरिस्टोटल जो थे ना तो मीन, मतलब होता ना कि बैलेंस, अगर ये दोनों एंड्स हैं तो एरिस्टोटल बोलते थे आप यहाँ रहो, ठीक है, गोल्डन एवरेज। आपने अगर ये पकड़ लिया ना कि यहाँ ये सही बैलेंस कहाँ बैठ रहा है, आपको यहाँ रहना है दोनों के बीच में, आपको एक्सट्रीम्स में कभी नहीं रहना है, आपको कहीं बीच में रहना है, वही आपको बैलेंस बनाएगा एरिस्टोटल। और जब आप विजडम पा लोगे तो विजडम को ही उन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट माना है ह्यूमंस में, ठीक है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर विजडम पा लिया, उसके अंदर विजडम आ गई, तो मतलब उसने हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उसका हो गया, उसने हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल एलिमेंट पा लिया। नाउ एरिस्टोटल कंसिडर ह्यूमन नेचर एज पॉजिटिव और बीइंग गुड एंड ह्यूमंस आर सोशल पॉलिटिकल एथिकल एनिमल्स, ये मैंने आपको बता दिया। अब एरिस्टोटल ने 2 एथिकल ट्रीटीज़ लिखी, ठीक है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक तो उन्होंने लिखा निकोमेचियन एथिक्स, उसमें उन्होंने क्लोजली डिस्कस किया किस किस के बीच में, रिलेशनशिप, एथिकल इंक्वायरी एंड पॉलिटिक्स के बीच में। तो निकोमेचियन एथिक्स डील्स विद द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एथिकल इंक्वायरी की, हाँ भाई ये सही पॉलिटिक्स में ये सही है, ये गलत है, क्या है नहीं है, या आप कहीं जाके पढ़ भी सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखना निकोमेचियन एथिक्स क्या था, एरिस्टोटल ने लिखा था, और ये इट वॉज अ क्लोज इंक्वायरी बिटवीन एथिकल इंक्वायरी एंड पॉलिटिक्स। देन सेकेंड वॉज यूडोमियन एथिक्स, यूडोमेनिया, खुश रहना है, मस्त रहना है, चंगा रहना है, यही आगे चल के इनका क्रिटिक भी बन जाएगा, ठीक है। जब अगर आप क्रिटिसिज्म एरिस्टोटल लिखते हैं तो ये यूडोमिनियन एथिक्स आपको काम आएगा, कि उन्होंने बोला खुश रहना है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है पर्पोजिव है, पर्पोजिव मतलब उसका एक पर्पज़ है, और वो पर्पज़ है खुशी पाना, हैप्पीनेस पाना। नाउ हैप्पीनेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। हैप्पीनेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, प्लेजर को ही लोग हैप्पीनेस मान लेते हैं आज के टाइम पे, बट हैप्पीनेस इज़ अ वाइडर टर्म। तो उन्होंने यूडोमियन एथिक्स में क्या बोला कि ह्यूमन नेचर का एक, ह्यूमन बिहेवियर का एक पर्पज़ है, और उस पर्पज़ का ऑब्जेक्टिव है हैप्पीनेस पाना। और जब आप विजडम पा लोगे, विजडम जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, क्योंकि हैप्पीनेस इन टर्म्स ऑफ रैशनल थिंकिंग रादर देन थिंकिंग ऑन अ फिजिकल लेवल, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअली डेवलप हो जाओगे, आप ऊपर उठ जाओगे, आप खुशी रहोगे, आप बाबा बन जाओगे, ठीक है। टू अचीव दिस उन्होंने बोला वही जो 4 थे, उन्होंने कहा उसके लिए आपको गुड कैरेक्टर के लिए आपको करेज लगेगा, टेम्परेंस लगेगी, जस्टिस लगेगी और विजडम लगेगा, वही प्लेटो वाली बात। तो प्लेटो वाली बात को ये यहाँ खींच के लिया है।
तो जस्टिस किस में, दैट इज़ गवर्नेंस, विजडम एप्लीकेशन, विजडम का मतलब वो एप्लीकेशन ऑफ रैशनल थिंकिंग, टेम्परेंस मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब आपको ठीक है आपको एंग्री होना है, आपको गुस्सा आएगा, दैट इज ईजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू ए राइट डिग्री एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पज एंड इन द राइट वे इज़ द राइट एंगर। तो आपको एंगर अगर लाना भी है तो राइट एंगर चाहिए, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो आपका टेम्परेंस है, और आपको करेज चाहिए। जब ये चार चीज़ आप कंबाइन कर देंगे, करेज, टेम्परेंस, जस्टिस एंड विजडम, तो आपका कैरेक्टर जो होगा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक, ओके, ठीक है, गुड कैरेक्टर आ जाएगा आपके अंदर। व्हेन करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस, विजडम आपके अंदर आ गया, आपका कैरेक्टर गुड हो गया, कैरेक्टर गुड हो गया, आपको जो है आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, चंगे रहेंगे। ठीक है, तो ये थे एथिक्स एरिस्टोटल। नाउ एथिक्स, एरिस्टोटल का एक डॉक्ट्रिन ऑफ मीन थी, मैंने क्या बोला, वो कभी भी एक्सट्रीम में या एक्सेस में या डेफिसिट में रहने के लिए नहीं कहते थे, वो मीन में कहते थे। ठीक है, उन्होंने एक गोल्डन मीन रूल भी दिया टू जज एनी ह्यूमन एक्शन और क्वालिटी ऑफ एजेंट। तो उन्होंने कहा कि फुल हार्डनेस इज एक्सट्रीम। नाउ फुल हार्डनेस का मतलब होता है कि बस चले जा रहे हैं, बोलते हैं ना बाबा निकल गए हैं और फोड़ देंगे, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं पता, बस चल रहे हैं दुनिया में, कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उसका कोई रैशनैलिटी नहीं, तो वो फुल हार्डनेस होती है। ठीक है, पता ही नहीं है। ठीक है, करेज उनके लिए गोल्डन मीन था, तो आपको यहाँ रहना है, आपको करेजियस होना है। तो आपको एकदम मतलब ऐसा नहीं कि शेर आया मार दूंगा मैं शेर को, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको फुल हार्ड ही नहीं होना है, और आपको कवर्डिस भी नहीं होना है। ठीक है, आपको ये मीन में रहना है, कहाँ पे, गोल्डन मीन में, क्योंकि गोल्डन मीन में रहेंगे तो आपके अंदर करेज होगा, जस्टिस होगी, टेम्परेंस होगी, प्रूडेंस होगी। अगर आप एक्सटेज में चले जाएंगे तो आप रैश हो जाएंगे, इनजस्टिस आ जाएगी आपके अंदर थोड़ा सा आप ढीले पड़ जाएंगे, आप करप्ट हो सकते हैं बाय प्लेजर। डेफिसिट में आ जाएंगे अगर आप, तो आप कावर्ड हो जाएंगे, इनजस्टिस आ जाएगा आपके अंदर, इनसेंसिबिलिटी आ जाएगी, आप करप्ट हो सकते हैं। आप एक्सेस में करप्ट किससे होंगे, प्लेजर से। आप डेफिसिट में करप्ट किससे हो सकते हैं, पेन पे। लेकिन आपको कैसा होना है, आपको प्रूडेंट होना है। तो उन्होंने वही बोला कि आपको गोल्डन मीन में रहना है, आपको एक्सेस में या एंड्स पे नहीं जाना है, या एक्सेस और डेफिसिट्स में नहीं जाना है, आपको एंड्स में नहीं जाना है, आपको जो है मीन में रहना है। एप्लीकेशन क्या है एरिस्टोटल फिलॉसफी का, इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परेंस आएगी, आप इनोवेटिव होगी, आपके अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आएगी, आप एक अच्छे सिटीजन बन सकते हो। ठीक है, आप सोसाइटी लेवल पे अच्छा वर्क कर सकते हो, आप एक रैशनल सोसाइटी को जन्म दे सकते हो। गवर्नेंस लेवल पे जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे एरिस्टोटल की फिलॉसफी पे, तो आप पब्लिक इंटरेस्ट को अपहोल्ड कर सकते हो, करप्शन के अगेंस्ट बोल सकते हो, विसल ब्लोअर बन सकते हो। इनफैक्ट पीएम मोदी जी ने अपने एक भाषण में ये कहा था कि कैरेक्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू है सिविल सर्वेंट्स का। आप एरिस्टोटल की फिलॉसफी से, क्योंकि एरिस्टोटल क्या बोल रहा है, आप बीच में रहो, बैलेंस बना के रखो। ठीक है, आप जो है कैरेक्टर डेवलप कर सकते हो, और विजडम आपको क्या बनेगा, राइट डिसीजन लेने में मदद करता है, क्योंकि इट इज़ द लेवल ऑफ हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब जैसे एग्जांपल दें, जो एस.सी. गुप्ता केस था, वो क्या था, उनके अंदर लैक ऑफ विजडम पाई गई, वो सोच ही नहीं पाए। ठीक है, क्रिटिसिज्म भी एरिस्टोटल का फिलॉसफी का, तो एक रॉबर्ट लाउडेन थे, उन्होंने एक बुक लिखी, सम वाइसेस ऑफ वर्च्यू एथिक्स। उन्होंने कहा कि एरिस्टोटल भैया ने तो बोल दिया कि राइट एक्ट्स आर दोज विच आर मीन्स बिटवीन एक्सट्रीम, बट उन्होंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ बातों में ही अच्छा है, आप इसे जो है एक्चुअल सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक उनका क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म नंबर 1, कि आप इसे जो है एक्चुअल सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते। अब एरिस्टोटल भैया तो बोलते हैं आपको एग्रेसिव नहीं होना है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, बट एग्रेसिव कभी कभार जरूरी नहीं है नेगेटिव हो। अभी हमने देखा जो गलवान वैली में जो एपिसोड हुआ, या जो चाइना की अप्रोच है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, थोड़ा सा इंडिया एग्रेसिव हो गया है, तो वो अच्छी भी है। इंडियन डिप्लोमेसी, इंडियन सॉवरेनिटी को बनाए रखने के लिए वो ज़रूरी है। तो वो क्या था, अब एरिस्टोटल भैया तो मना करते कि ऐसा नहीं करना है। गांधी जी ने भी बोला कि जो एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी है वो एडमिनिस्ट्रेशन में लेस रिलेवेंट है। ठीक है, और जो हिडोनिस्ट थे, जो हिडोनिस्ट कौन होते हैं, अरे मज़े करो, बस चिल रहो, ऐश करो, ईट ड्रिंक एंड मेक मनी एंड फिजिकल प्लेजर्स में जो बिलीव करते हैं, दे आर हिडोनिस्ट। तो उन्होंने भी वो बोला कि ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग हिडोनिस्ट। उन्हें बोला गया कि वो, क्योंकि उन्होंने हैप्पीनेस की बात करी, उन्होंने कहा कि एक ही एम है, वो है ह्यूमन बिहेवियर हैप्पीनेस। ठीक है, और हैप्पीनेस जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो उसको उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया। तो एक क्रिटिसिज्म ये हो गया उनका। ठीक है, देन एपिक्यूरियन फिलॉसफी जो एरिस्टोटल से पहले थी,
वो यही बोलती थी कुछ, तो कुछ नई बात वो नहीं बोल पाए, तो ये भी एक उनका क्या है, क्रिटिसिज्म है। तो ये 3 थे, ठीक है। और एरिस्टोटल का जो वर्क था वो सॉक्रेट्स और प्लेटो के डिबेट्स के बीच में था, क्योंकि ये उन दोनों के बाद ही आए थे। बेसिकली उसको ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे वो। ऑल 3 थिंकर्स, जो ये तीनों थिंकर्स थे, फाउंडेड द बेस ऑफ रैशनल थिंकिंग्स इन द एंशिएंट टाइम्स, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना कि दे वर द बेस ऑफ रैशनल थिंकिंग इन एंशिएंट टाइम्स। दिस आइडियाज फर्दर एलेबोरेटेड बाय इगैलिटेरियंस एंड डेंटोलॉजी इन टर्म्स ऑफ रैशनैलिटी एज एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। इसको फिर बाद में डेवलप किया। और इन इंडिया रिलीजन बिकेम बेसिस ऑफ एथिक्स। रिलीजन ही एथिक्स का बेसिस बनेंगे, कि देखो आज भी हम भगवत गीता या कुरान से या बाइबल से या गुरु ग्रंथ साहिब से एथिकल स्टैंडर्ड्स निकालते हैं कि हाँ भाई हमें ऐसा व्यक्ति बनना है या ये सही है। तो इंडिया में जो है रिलीजन बना बेसिक एथिक्स का। और जो इंडिया में निर्वाणा है वो उसका मतलब वही है कि आप अटेन करें विजडम को, है ना। तो निर्वाणा इज डिफाइंड एज द अटेनमेंट ऑफ विजडम। तो दिस वर दी 3 मेन फिलोसफर्स। और अभी आगे हम बहुत सारे और पढ़ेंगे, थोड़े छोटे छोटे जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे आपको। बट आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी, बाय बाय, सी यू।